कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। आइए बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित के कामयाबी बैच में। बच्चों, हमें आज पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अब तक हमने पढ़ी है और उसका हम आज यहां पर उपयोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का हम कहां पर उपयोग करते हैं। बच्चों, यहां पर जो त्रिकोणमिति का उपयोग है वो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। ऊंचाई और दूरी से संबंधित हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके ऊंचाई और दूरी से संबंधित बहुत ढेर सारे प्रश्नों को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमें समझना है कुछ ऐसी बातें जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पेड़ खड़ा है, हमारी कुछ दूरी पर एक कोई पेड़ खड़ा है। ये मान लेते हैं कोई पेड़ खड़ा है जमीन पर, ये आपकी कोई जमीन है और यहां पर बच्चों कोई चिड़िया बैठी है। ये क्या है? कोई चिड़िया बैठी है, ये कोई चिड़िया बैठी है। और यहां पर जमीन पर इस पेड़ से कुछ ही दूरी पर मान लेते हैं हम यहां पर हैं, इस जगह पर हैं ये, ठीक है, यहां पर हम हैं और हम यहां से खड़े होकर के इस चिड़िया को देखना चाहते हैं। इस चिड़िया को देखना चाहते हैं, यहां से देखो, ध्यान से समझना है आपको। बिल्कुल दो बातें समझनी है और सारे ऊंचाई दूरी के प्रश्न आपके बिल्कुल एकदम हलवा तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, समझो, हमें क्या करना है कि यहां से खड़े होकर के हम चिड़िया को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर अपनी आंख लगाएंगे, है ना, ऐसे करके देखेंगे इसको। तो ये आपको देखो, एक सीधी रेखा हमारी आंख पर सीधी रेखा ये बन रही होगी, इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्यों कहते हैं? भाई, दृष्टि ने तो रेखा बनाई है ना। हमारी आंख ने जो हमने देखा, आंख से चिड़िया को देखा, तो ये रेखा दृष्टि रेखा क्यों कहलाई? क्योंकि दृष्टि इसी रेखा से होकर हमारी जा रही है, इसलिए इस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और ये दृष्टि रेखा और ये आपका क्षैतिज है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का ये कोण है, ध्यान से समझना है। ये दृष्टि रेखा है, देखो यहां लिख देते हैं दृष्टि रेखा, है ना, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये हमारी है क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का ये कोण है, ये कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण है। बच्चों, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है। हम यहां पर अपनी आंख लगाए हैं और चिड़िया को देखना चाहते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। बच्चों, अब आते हैं हम ऊपर। मान लेते हैं कि चिड़िया के जहां पर चिड़िया बैठी थी, अब हम वहां पर चढ़ गए थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं एक नेक्स्ट यहां पर फिगर बना लेते हैं कि ये हमारे पास हम किसी लट्ठे पर चढ़ गए, इबारत पर चढ़ गए, मान लेते हैं ना। ये कुछ ऊंचाई पर ये आपका एक पेड़ है, या मान लेते हैं लट्ठा खड़ा है, खंबा खड़ा है, इबारत खड़ी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ये मान लेते हैं कि मकान की छत है ना, हम इस मकान की छत पर चढ़ गए यहां पर, और फिर हमने इस जमीन पर बैठी किसी चिड़िया को देखा। ये चिड़िया अब जमीन पर आ गई, पहले चिड़िया ऊपर थी, अब वो चिड़िया कहां आ गई? ये जमीन पर आ गई। इस जमीन पर चिड़िया को हम देख रहे हैं ऊपर से, यहां बैठे बैठे हम इस चिड़िया को देखना चाहते हैं। ये आपकी चिड़िया अब नीचे आ गई, चिड़िया नीचे आ गई, हम ऊपर पहुंच गए और हम ऊपर से इस चिड़िया को देखना चाह रहे हैं। तो अब देखो, ध्यान दें, हमारी आंख यहां होगी और हमने चिड़िया को देखा, तो इस तरीके से ये देखो दृष्टि रेखा हो गई ना दृष्टि रेखा। ये तो ये दृष्टि रेखा हो गई और इस रेखा, ये रेखा दृष्टि रेखा हो गई। अब इसके देखो, अगर क्षैतिज के समांतर हम यहां से एक रेखा खींच दे, ये मान लेते हैं ये हमारी रेखा क्षैतिज के समांतर है ना, ये क्षैतिज है, जमीन के समांतर हमारी एक रेखा हमने ये बना ली, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में देखो ऊपर से कोण बन रहा है, ऊपर से कोण बन रहा है। तो इस ऊपर वाले कोण को क्या कहते हैं? इस ऊपर वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं कोण को? इसको अवनमन कोण कहते हैं। बच्चों, एक बात और बता दें याद रखने के लिए, उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन, नयन का मतलब आंखी,
और उन्नयन का मतलब ऊपर उठा के, किसी भी वस्तु को कभी ऊपर उठा के हम देखते हैं, अपनी आंख को ऊपर, पलक को ऊपर उठा के देखते हैं तो कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है। और यदि हम स्वयं ऊंचाई पर हैं और हम नीचे अगर किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो आंख को नमन करना पड़ेगा। नमन का मतलब झुकना, आंख को झुकाना पड़ेगा, पलक को अपनी झुकाना पड़ेगा। तो ऊपर से बैठ के अगर नीचे की ओर हम देखते हैं तो हमने अपने पलकों को झुकाया है, इसलिए ये कोण अवनमन कोण कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ये कोण आपका अवनमन कोण होता है जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। इतनी दो बातें हैं। ठीक, ये तो कोण तो आप समझ में आ गई। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये चिड़िया की ऊंचाई आपसे प्रश्न में पूछी जाएगी कि चिड़िया कितनी ऊंचाई पर है, ये बता दो। ये देखो, है ना, ये दूरी, ये चिड़िया की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पर चिड़िया बैठी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये मान लेते हैं पेड़ है, पेड़ के ये, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये क्या है? पेड़ का अगर इस बिंदु को कहें तो पाद बिंदु कहेंगे। पेड़ का ये पाद बिंदु है, या इबारत कोई खड़ी है तो इबारत के पाद बिंदु का ये बिंदु पाद बिंदु इसका कहलाएगा। ठीक है। तो इस पाद बिंदु से और ये आपका ये प्रेक्षक बिंदु जो है ना, यहां से जहां से ये चिड़िया को हम देख रहे थे, तो ये कितनी दूरी पर है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये दूरी और ये ऊंचाई, इसीलिए इसका नाम ऊंचाई दूरी है। सारे प्रश्न ऊंचाई और दूरी से ही रिलेटेड होंगे, सारे प्रश्न ऊंचाई और दूरी से ही रिलेटेड होंगे। केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि कोण उन्नयन बन रहा है या अवनमन बन रहा है। ठीक, उन्नयन कोण जब बनेगा तो हालांकि प्रश्न में सब में कहेगा कि उन्नयन बन रहा है या अवनमन बन रहा है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अगर उन्नयन कहता है तो इसका मतलब ऊंचाई पर हमें कोण बनाना है। ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप देखो, ये भी ऊंचाई पर, तो ध्यान दें, ये आपका कोई मान लेते हैं ऊंची सी कोई इबारत है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई मीनार है, और ये आपका कोई मकान है, ये मकान है। तो देखो, एक व्यक्ति यहां पर मकान की छत पर है, ये दूसरा व्यक्ति मीनार की छत पर है। देखो, हो तो जमीन से तो दोनों ऊंचे हो गए, है ना, ये क्षैतिज से तो दोनों ऊंचे हैं, लेकिन देखो ध्यान से समझो, अगर ये व्यक्ति मकान की छत से मीनार की छत पर बैठे किसी व्यक्ति को देखाएगा तो यहां पर देखो कैसा कोण बनेगा, ये कोण बनेगा। इसको कहेंगे उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उन्नयन कोण। ठीक है। ये देखो, ये जमीन पर नहीं है, जमीन से ऊंचाई पर है, लेकिन ये जरूरी है कि ये ऊंचाई पर तो है, लेकिन इससे कम ऊंचाई पर है, ये ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है। तो देखो, ऊंचाई से ऊंचाई की ओर देख रहा है, इसलिए तो देखो उन्नयन बना ना। हमने बताया उन्नयन का मतलब आंख उठा के देखोगे। और यदि कोई व्यक्ति यहां पर होता और फिर नीचे की ओर देखता, तो इस प्रकार ऊपर जो बनता है, यहां पर देखो क्षैतिज रेखा बनानी पड़ती है। ठीक है। क्षैतिज रेखा ये, और इस रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है, इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। अगर ऊंचाई से, इस ऊंचाई से बैठा कोई व्यक्ति मकान के छत के ऊपर बैठे व्यक्ति को देखता है तो ये कोण बनता है, इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण बनता है। ठीक है। इसको अवनमन कोण कहते हैं। और बच्चों एक बात और यहां समझनी है, देखो ध्यान दें, इस फिगर पे आ जाओ, इस फिगर की बात एक और समझनी है। जैसे मान लेते हैं कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात हो, ये ऊंचाई हमें ज्ञात हो, और ये क्षैतिज दूरी कितनी है, इस बिंदु से इसके पाद बिंदु की दूरी कितनी है, ये मान लो ज्ञात करनी है। देखो यहां पर तीन भुजाएं, हर प्रश्न में समकोणी त्रिभुज बनेगा, हर प्रश्न में समकोणी त्रिभुज बनेगा। और समकोणी त्रिभुज की ये भुजाओं के नाम तो आप जानते हो बहुत अच्छे से। ऊंचाई जो होती है उसको लंब कहा जाता है, ये क्षैतिज वाली रेखा को इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और ये वाली भुजा इसकी कर्ण होती है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो बच्चों तीन भुजाओं में ही संबंध हर प्रश्न में आपको स्थापित करना है। कभी हो सकता है कि ऊंचाई दी जाए और ये आपको कोण दिया जाए तो ये क्षैतिज दूरी आपसे पूछी जा सकती है। कभी हो सकता है कि ये क्षैतिज दूरी ये हमें दी जाए और ये कोण दिया जाए तो ये ऊंचाई आपसे ज्ञात करवाई जा सकती है। या कभी ऐसा हो सकता है कि ये ऊंचाई दी जाए, ये ऊंचाई दी जाए, ये कोण दिया जाए तो ये चिड़िया कितनी, यहां से कितनी इसकी दूरी है, इस बिंदु से, प्रेक्षक बिंदु से जहां से ये व्यक्ति देख रहा है चिड़िया को, तो कितनी दूरी पर ये चिड़िया बैठी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल एकदम आसान काम है। देखो कैसे निकालोगे, हम आपको पूरी बात बताएं कैसे निकाल सकते हो। देखो ध्यान से समझो।
मान लेते हैं कि ये h हमें ज्ञात है, थोड़ी देर के लिए इस h की, चलो h बना रहने दो कोई बात नहीं, अगर हमें h की वैल्यू अगर ज्ञात हो, ये हमें मान लो थीटा ये ज्ञात हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि थीटा का मान 30 अंश है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए 30 अंश है, ठीक है, थीटा का मान 30 मान लिया, चलो मानने वाली बात में बात करेंगे, ये हमें थीटा मान लो दिया गया है, ठीक है। अब ये है ऊंचाई, ये क्या है, लंब है ना, ये लंब है, तो लंब हमें ज्ञात है, कोण हमें ज्ञात है, और ये आधार अगर ज्ञात करना है तो आधार और लंब में बताओ क्या संबंध होता है। बच्चों आपको पता है, अगर ना पता हो तो पता कर लें, आज ही बिल्कुल नोट कर लें अच्छे से कि साइन कॉस टेन 3 रख लो, 3 निष्पत्तियां याद रख लो, 3 तो इसकी व्युत्क्रम होती हैं, ये तो आप जानते हैं। साइन कॉस टेन, देखो ध्यान दें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 निष्पत्तियां आप जानते हो। टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, ये भी जानते हो। सेक थीटा होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, ये भी आप जानते हो। जबकि कोसेक थीटा होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, आपको पता है कि एक हमने ट्रिक बताई थी, LAL बटे में KA, मतलब लाल बटे कक्का को याद रखना है। क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का याद रखना है। मतलब साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है, देखो L बटे K होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, इसको आधार बटे कर्ण लिखा जा सकता है। और टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, तो इसको लंब बटे आधार लिखा जा सकता है। यहां पर अगर आपसे लंब और आधार में कभी संबंध स्थापित करवाया जाए तो हमेशा आपको टेन लगाना है, याद रखना है। लंब और आधार में जहां भी संबंध स्थापित करना है तो क्या लगाना है, टेन लगाना है। टेन थीटा बराबर, मान लो ये थीटा हमें दिया जाए और ये हमें टेन थीटा, ये हमें टेन थीटा का मान दिया जाएगा। लंब ये हमें देखो ज्ञात है और ये आधार हमें ज्ञात करना है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है, देखो आधार बराबर क्या हो जाएगा, जो भी टेन थीटा का मान यहां से मान ले, थीटा का मान अगर मान लो थीटा बराबर 30 दिया जाए, तो यहां थीटा का मान जब 30 लिख दोगे तो टेन 30 का मान आपको पता ही है, टेन 30 का मान आपको पता है। ये तो मानक जो मान है ना त्रिकोणमिति की, इनको तो आपको याद करना ही करना है ना, टेबल वाले मान है जी, इनको याद रखना है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर में ये हमें ज्ञात होगी h, और आधार हमें ज्ञात करना है, ये वाली दूरी जो x है वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x बराबर h√3 हो जाएगा कि नहीं, ये अगर हमें x ज्ञात करनी है तो, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है कि लंब और आधार के लिए आपको टेन अप्लाई करना है, लंब और कर्ण के लिए आपको साइन अप्लाई करना है। देखो लंब बटे कर्ण होता है, लंब और कर्ण के लिए क्या अप्लाई करना है, हमें साइन थीटा का मान लगाना है हमेशा, ठीक है। और आधार और कर्ण अगर दिया जाए तो याद रखिए कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी समझो पूरा आपका जितने टाइप के सवाल हैं सब एकदम फिनिश, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों बता दें कि यहां से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक 100% सवाल आएगा, 100% 5 नंबर का सवाल आएगा। और बिल्कुल आप ये मानो कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ये 5 नंबर पक्के आपके, 100% पक्के, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको टाइम भी नहीं देना है, बस थोड़ी देर मन से पढ़ना है। पूरे क्वेश्चनों को आप पढ़ लोगे तो मेरा तो ये मानना है कि बस इतने ही प्रश्नों से आपका भला होने वाला है, ठीक है। जो हम प्रश्न आज पढ़ाने जा रहे हैं बस इतने ही प्रश्नों से आपका भला हो जाएगा, 5 नंबर 100% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मन से पूरा वीडियो लास्ट तक देख लो, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये छोटा सा परिवार अब 10K में कन्वर्ट होने जा रहा है, बहुत ही नज़दीक हम लोग 10K के पहुंचने वाले हैं। इसलिए भाई हम ये आग्रह करेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को भी अपने साथियों के साथ शेयर करके, और उनसे भी अनुरोध करें कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हमने अब तक रोज़ तो आपसे ऐसा नहीं कहा है कि आप सब्सक्राइब करें या आप किसी को लिंक भेजें, लेकिन आज ये ज़रूरी है कि आप लोगों को ऐसा करना है, क्योंकि हम लोग 10K के अबाउट अब पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपको वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं जो इस वर्ष बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपका पहला क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखो लिखा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। देखो जो डोर है वो कहां बंधा है, ऐसा चित्र प्रश्न में दिया गया है। हालांकि अगर ना दिया जाता तो इसको हम बिल्कुल एकदम जैसा प्रश्न कहता है हमें वैसे ही वैसे बनाना है। पहले अगर आपको चित्र बनाना आता है तो बिल्कुल एकदम आसान से सवाल लग जाएगा, एकदम आसान से। तो प्रश्न ऐसा कहता है कि ये आपका देखो जमीन हो गई है ना, भूमि हो गई, और भूमि पर ये आपका कोई एक खंबा खड़ा है ना, ये खंबा है और खंबे के ऊपर ये सिरा है जो उस पर एक डोर बांधी दी गई है और डोर बिल्कुल खींच के बांधी गई है सी बिंदु तक। ठीक है, सी बिंदु पर ये 20 मीटर की डोरी जो है बहुत खींच के अच्छे से बांध दी गई है। और प्रश्न आपसे कहता है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, ये देखो ध्यान दें, ये भूमि स्तर है, भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का दिया गया है। तो अगर ये कोण 30 अंश है तो आपसे प्रश्न कहता है कि खंबे की ऊंचाई बताओ, खंबे की ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। पूरे सभी प्रश्नों के लिए एक ही निर्देश है आपको कि भैया आप सवाल को अच्छे से रीड करें। ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करें, और जब आप अच्छा सा यहां सुंदर सा चित्र बना सकते हो, जो प्रश्न कहता है उसके अनुरूप आपने चित्र अगर सही से बना लिया तो निश्चित रूप से फिर प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। हमने जैसा कि बताया कि आपको यहां पर एक कोण दिया जाएगा, एक कोण दिया जाएगा, एक कोई भुजा दी जाएगी, फिर इसके बाद दूसरी कोई भुजा आधार भुजा पूछी जा सकती है या लंब भुजा पूछी जा सकती है। ये प्रश्न आपको जैसा कहता है बस वैसे ही हमें करना है। ठीक है, तो यहां से देखो प्रश्न में क्या कहता है कि ये डोर की लंबाई 20 मीटर है और डोर क्षैतिज जमीन, क्षैतिज मानी जमीन के साथ, क्षैतिज के साथ ये डोर 30 अंश का कोण बना रही है। ये डोर पूर्णतया बहुत अच्छी से तनी हुई है, अगर इसको लूज किया जाएगा, लूज है तो यहां से सर्कस का कलाकार जो इस पर चढ़ रहा है वो चढ़ नहीं पाएगा। तो अच्छी तरीके से बंधी हुई है, ये बहुत तनी हुई है डोर, और यहां से ये चढ़ के दिखाता है, सर्कस का कलाकार इसके ऊपर जाता है, सी बिंदु से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, चढ़ के जाता है, वो 20 मीटर की डोरी की लंबाई है। तो ये प्रश्न कहता है कि ये कितने ऊंचाई पर डोरी बंधी है, मतलब ये खंबा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये प्रश्न आपसे कहता है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, जो कि हमसे पूछी गई है। ये आपका प्रश्न है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या प्रश्न है। एकदम आसान तरीका। देखो मान लेते हैं कि जो चीजें यहां पर आप चित्र में बनी है ना उनको आप लिख लें। माना ए बी खंभा है ना, ए बी खंभा है। ठीक है, और मान लिया जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है h, जिसकी ऊंचाई h है, यहां से जिसकी ऊंचाई कितनी है h है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है। अब यहां से हमसे, यहां देखो ये लंब वाली भुजा है और इसको कर्ण भुजा कहेंगे, पता ही है ना, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और यहां पर ये कोण बनता है। याद रखिए, जहां पर कोण बनता है वो भुजा और ये दोनों, मतलब ये जहां पर कोण बनता है उस भुजा को क्या कहते हैं, ये आधार भुजा कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये कोण बना है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये लंब है और ये कर्ण है। लंब कर्ण में साइन निष्पत्ति होती है, तो आपको याद रखना है साइन थीटा मतलब 30, थीटा का मतलब कितना है 30 अंश का कोण बन रहा है। तो आपको लिखना है साइन 30 बराबर लंब बटे, लंब कितना है देखो ए बी, और कर्ण कितना है ए सी लिखना है। साइन 30 का मान आपको 1/2 लिखना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आपको टेबल अगर याद नहीं है भैया तो याद जरूर कर लें। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए बी का मतलब जिसकी हमने ऊंचाई h मानी है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और ए सी का मान प्रश्न में 20 मीटर लंबाई की ये डोर हमें दी गई है। तो यहां पर हमें ए सी का मान 20 लिखना है। बस यहां से देखो 2h बराबर में यहां 20 लिख लें और h बराबर 20/10 मतलब 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ये देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ये आपका प्रश्न है। हर प्रश्न में बस केवल और केवल अच्छे से बढ़िया तरीका से पहले समझ के चित्र बनाना है, असली बात तो ये है। नोट कर लें इसको और फिर इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए।
देखो ध्यान से समझना है, भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं कि ये आपकी कोई भूमि है और भूमि के एक बिंदु से इस भूमि पर कोई आपको बिंदु मानना है, मान लेते इस बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु कहां पर है? मीनार ये है और मीनार का पाद बिंदु ये है। इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर आपका ये बिंदु है। देखो इसको ध्यान से समझना भाई, हमने बताया कि आपको अच्छे से रीड करना है, फिर समझ में आएगा कौन बिंदु कहां से है। देखो ध्यान दें, ये लिखा है भूमि के एक बिंदु से, मतलब यहां से, और ये बिंदु कहां पर है? जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु मीनार के पाद बिंदु मतलब यहां से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये ए बिंदु है, मान लेते हैं ये ए बिंदु कहां पर है? मीनार के पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर ये ए बिंदु है। और यहां से क्या किया जा रहा है? यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब यहां से मीनार की शिखर को देखा जा रहा है। ये आपकी मीनार है, मान लेते बीसी, ये मीनार है और ये मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। तो ये कोण देखो ध्यान दें, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज के बीच का ये कोण बना है, ये 30 अंश है, ये 30 अंश है। ठीक है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, जो हमसे पूछी गई है। बता दो भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या? यदि आपको ये आता है, बनाना आ गया, तो समझो फिर बिल्कुल एकदम आसान है। तो अब क्या करना है भाई? ये क्या है? ये इसकी ऊंचाई मतलब लंब कहलाएगा, ये इसका आधार कहलाएगा। लंब और आधार में हमेशा आपको tan लगाना है, आपको पता है। इसमें हम क्या करते हैं? समकोणीय त्रिभुज लिख दें ABC में। इसमें अगर हम tan निष्पत्ति लगा दें, tan 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है BC और इसका आधार है AB। बोलो ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर में BC भुजा H है और बस AB भुजा को 30 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यहां √3 इंटू H बराबर 30 लिखना है। बस H की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 30/√3। यहां अगर हम चाहें तो हर का परमेयीकरण कर दें, √3 से अंश हर में गुणा कर दें, तो ये H की वैल्यू हो जाएगी 30/√3 और बटे में पूरा 3। √3 से √3 का गुणा पूरा 3 होता है, तो 3 से इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये देखो H की वैल्यू 10√3 मीटर। ठीक है, ये हो गई इस मीनार की ऊंचाई जो कि हमसे पूछी गई थी। सिंपल सी है ना बात, सारे प्रश्न सिंपल हैं। यदि आपने चित्र बना लिया तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। ठीक है, ये मानो कि आपको यहां से जो 5 नंबर लेने हैं ना, बिल्कुल 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे इसके अगले वाला देखें। देखिए अगला प्रश्न है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो ध्यान से समझना है, चित्र बहुत आसान से पहले बनाना है। ये देखो कोई आपकी धरातल जमीन, और इस जमीन पर एक कोई मीनार है और दूसरा एक आपका भवन है। मान लेते हैं कि यहां पर आपको ये मीनार बनानी है, ये आपकी कोई मीनार हो गई। भवन आपका ये, यहां पर हमने भवन बना दिया। ठीक है, यहां पर ये भवन बना दिया। प्रश्न कहता है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो ये है आपकी कोई मीनार, ये है कोई मीनार। ठीक है, ये कोई मीनार है और यहां पर हमने ये बनाया है, इसको लिख दें भवन। ठीक, अब देखो हमें क्या क्या दिया गया है। भवन के मीनार के पाद से मतलब यहां से भवन के शिखर को देखा जा रहा है, तो यहां से देखा जाता है भवन के शिखर को। देखो देखा जा रहा है ना, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज हो गई, तो यहां से ये कोण बना है उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। और आगे लिखा है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। अब यहां से देखा जा रहा है मीनार के शिखर को, देखो इस प्रकार से बना दो यहां से। ठीक है, और यहां से ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच का कोण ये दिया गया है 60 अंश। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। और इसके बाद प्रश्न कहता है
कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, देखो इसकी ऊंचाई ये 50 मीटर हमें दी गई है, 50 मीटर यहां लिख दें, ठीक। ये मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन कितनी ऊंचाई का है? देखो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h, ये हमसे पूछी गई है, ये देखो प्रश्न आपका है, ठीक। जो प्रश्न ने कहा है उसके अनुरूप आपको पहले चित्र बनाना है और फिर इसके बाद सोचना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक बार फिर से समझ लो, ये आपकी कोई क्षैतिज धरातल है और इस धरातल पर एक भवन यहां हमने बना लिया और दूसरी यहां कुछ दूरी पर ये मीनार बना ली, ठीक है। तो प्रश्न आपका ये कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को जब देखा जाता है तो उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। दोबारा से प्रश्न कहता है भवन के पाद बिंदु से, अब यहां से देखा जा रहा है किसको? मीनार के शिखर को देखा जाता है। तो जब मीनार के शिखर को कहां से देखते हैं? भवन के पाद बिंदु से यहां से देखते हैं, तब ये कोण बनता है 60 अंश प्रश्न में दिया गया है। और ऐसा भी कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है ये बताइए। क्लियर बात? तो चित्र आपके बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। यहां से देखो भवन को हम नामकरण कर लें इस प्रकार से कि भवन का नाम हमने ए बी लिख लिया और मीनार को हम यहां से सी डी, यहां से मीनार सी डी लिख दें, ठीक। अब हमसे प्रश्न कहता है कि ये ए बी की माप बताओ, जिसको हमने एच मान लिया है। क्या मान लिया है? एच। एक बार यहां से एच लिख लें, इसको हमने एच माना है और यह क्या? ये भवन है, ठीक है, भवन है। क्योंकि अगर आप देखो यहां पे अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको यहां फिर लिखना पड़ेगा कि माना ए बी भवन है और सी डी आपका ये मीनार है, ये सब कुछ आपको यहां लिखना पड़ेगा। और यहीं अगर हम लिख देते हैं कि भाई ये हमने इसको माना है, ए बी को ये भवन मान लिया और ये आपकी मीनार है जो सी डी से हमने दिखा दी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फिर लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो यहां पे अब आपको एक काम करना है, पहले हम देखो ये वाला त्रिभुज लेंगे। क्यों लेंगे? देखो इसको भी समझना है कि इस वाले त्रिभुज को हम क्यों ले रहे, क्योंकि ये वाली भुजा हमें ज्ञात है, ये वाली भुजा ज्ञात है, हम चाहें तो इस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ये लंब वाली भुजा है, ये आधार वाली भुजा है, तो लंब और आधार में tan संबंध होता है, इसलिए हम DCB वाला त्रिभुज पहले ले लें। यहां लिख लें समकोणी त्रिभुज DCB में, इस समकोणी त्रिभुज में आपको लिखना है tan 60 बराबर। क्या लिखना है? tan 60 बराबर। tan 60 बराबर देखो लंब कितना है? DC है और इसका जो आधार है वो BC है। इतनी बात ठीक है। अब देखो यहां से tan 60 की वैल्यू तो हमें पता है, tan 60 की वैल्यू √3 DC बराबर पृष्ठ में दिया है 50 मीटर और ये BC हम निकालना चाहते हैं। अगर चाहें तो इसको x लिख सकते हैं, तो ये इसको हम x लिख लिया, बस x की वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू √3 बराबर यहां 50 लिख सकते हैं, तब x बराबर हो जाएगा 50/√3। इतनी बात ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है? अब यहां पर इस वाले त्रिभुज की बात करने लगे, ABC। इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो चूंकि ये वाली भुजा हमने ज्ञात कर ली, अब इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में क्या संबंध होता है? ये भी वही संबंध है, देखो tan संबंध, क्योंकि यहां लंब है और ये आधार है। लंब और आधार वाली भुजाएं दी जाएं तो आपको tan अप्लाई करना होता है। तो बस अब इस त्रिभुज की बात करें। किस त्रिभुज की? देखो समकोणी त्रिभुज, यहां लिख लें ABC में। इस समकोणी त्रिभुज में यहां पर देखो अप्लाई करेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, और लंब वाली भुजा AB है बटे में आधार वाली भुजा BC है। ठीक है। अब यहां देखिए tan 30 का मान 1/√3 लिखेंगे, बराबर में AB को हम H लिखेंगे और बटे में BC जो हमने X लिखा है इसको हम X लिख लें। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू H बराबर में यहां लिख लें X। ठीक है। और अब हमने जो x की वैल्यू यहां से निकाली है, यहां से इसको हम यहां रख लेते हैं। ठीक है। यहां लिख दें x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, बस x का मान जैसे ही लिखोगे बस आपका समझो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो √3 इंटू H बराबर में x, और x को हम लिखेंगे कितना? 50/√3 लिखेंगे। ठीक। अब देखो ये √3 है ना, इसको हटाएं तो निश्चित रूप से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से h बराबर हो जाएगा 50 बटे में √3 इंटू में √3। ये देखो √3 हटाओगे तो √3 में और गुणा करना पड़ेगा, मतलब भाग में आ जाएगी संख्या। तो यहां से देखो 50 और बटे में √3 पूरे 3। तो बस यही आपका आंसर है। हम कह सकते हैं कि जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50/3, या 50/3 लिख दें, या चाहो तो 3 से भाग कर दें।
तो 16 होता है ना, और 2/3 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ये आपकी भवन की जो ऊंचाई है वो 16 सही 2/3 मीटर आप लिख सकते हो, अदरवाइज 50/3 लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। देखो जो भी प्रश्न हम यहां से आपको करवा रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से संजो के रखना है, एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, बस समझो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। देखो आपने क्या पढ़ा, ध्यान से समझना है। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मतलब भवन के ऊपर चढ़ा है, वहां से कहां देखना है, वहां से देखना है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब उसके ऊपर से होके केबल टावर को देख रहा है ना, तो उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, और उसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन का मतलब नीचे पाद बिंदु पर कितना कोण बना रहा है, 45 अंश का। तो टावर की ऊंचाई बताइए। देखो यहां पर इस प्रकार से समझो, ये आपका हो गया क्षैतिज, है ना। फिर यहां से 7 मीटर ऊंचा कोई ये आपको भवन बनाना है। ये मान लेते हैं कि यहां पर ये आपका कोई भवन है, 7 मीटर ऊंचाई का केवल ये भवन है। ठीक है, और इस भवन के शिखर से केबल टावर ये ऊंचा सा बना दो भाई, केबल टावर ये ऊंचा सा बना दो। लो हमने ये केबल टावर बना लिया। ठीक है, ये केबल टावर हो गया, या इसको थोड़ा सा और नीचे बना लें। ठीक है, ये नीचे थोड़ा बना लो भाई, लो अब ठीक है। अब यहां से देखो क्या किया गया, समझो बहुत ध्यान से। ये 7 मीटर ऊंचाई का आपका कोई भवन है, ये क्या है, भवन 7 मीटर ऊंचाई का है, यहां से यहां तक की ऊंचाई 7 मीटर है। और इस भवन के शिखर से मतलब यहां से, समझना ध्यान से, भवन के देखो लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मतलब यहां से कहां देखता है, एक केबल टावर को देखता है। ये आपका है केबल टावर, क्या है ये, केबल टावर, है ना। टावर लगा हुआ है और इससे प्रसारण केंद्र है, समझो, है ना। केबल टावर है, यहां से केबल टावर के शिखर को देखा जा रहा है ना। टावर के शिखर का मतलब, टावर के शिखर मतलब यहां का, यहां से यहां का जो कोण बन रहा है, तो वो कोण कैसे बनाओगे, देखो इस प्रकार से यहां क्षैतिज रेखा डॉट डॉट करके बना ले। ठीक है, तो ये कोण आपको दिया गया है, ये वाला कोण हमेशा क्षैतिज के साथ में ही कोण बनाना है ना। तो ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज के साथ और दृष्ट रेखा के बीच का जो कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है, वो 60 अंश, देखो ये दिया गया है 60 अंश। ठीक है, और फिर इसके बाद उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यहीं पर खड़े होकर ये व्यक्ति देखता है, उसके टावर के शिखर को देखता है, और यहीं पर बैठ के फिर उसने उसके पाद बिंदु को देखा, पाद बिंदु मतलब उसके तली पर। तो जब तली पर देखा तब कोण जो बना है वो कोण प्रश्न में दिया गया है 45 अंश है। देखो ध्यान दें क्या लिखा है, अवनमन कोण, अवनमन हमेशा नीचे नमन करके देखते हैं, तो यहां से उसने आंख झुकाई और आंख झुकाने के बाद देखो ये कोण बना है, इसको क्या कहोगे, 45 अंश। नीचे की ओर कोण बनाते हैं, ये कोण आपको 45 अंश लिखना है। तो अगर ये कोण 45 है बच्चों, तो ये भी देखो 45 अंश हो जाएगा, इसको भी विशेष याद रखना है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा इसको जब काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ये 45 दिया गया है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, इतनी हमने समझो रचना कर ली, कोई बात नहीं। अब हमसे प्रश्न ऐसा कहता है कि टावर की कितनी ऊंचाई है, तो ये है टावर की ऊंचाई, इसको हमने h मान लिया। टावर कितनी ऊंचाई का है, तो आपको लिखना है h ऊंचाई का है। मान लिया टावर कितनी ऊंचाई का है, h ऊंचाई का है। चलो इस पर नामकरण कर देते हैं, यहां पर ए बी भवन मान लेते हैं, सी डी ये आपका केबल टावर मान लेते हैं, और यहां पर भी हम एक दूसरा कोई तीसरा नाम दे दें, ई बिंदु दे। ठीक है, अब समझो बात, यहां से यहां तक अगर ये 7 है तो क्या ये कितनी होगी, ये भी 7 होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर खींची गई है। अगर ये 7 है तो देखो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी बिल्कुल एकदम कंफर्म बात है, ये इतनी 7 हो जाएगी कि नहीं। अब बच्चों अगर ये 7 है तो पूरी तो हमने मानी है h, और पूरी h में से अगर 7 घटा दी जाए तो क्या यहां से d से e तक की दूरी नहीं निकल आएगी। देखो ध्यान दें, ये d दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस 7 हो जाएगी। ये देखो ध्यान से समझो, ये यहां से यहां तक दूरी d बिंदु से e बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस 7 हो जाएगी। पूरी हमने यहां से यहां तक h माना है,
पूरी h है और h में से अगर ये 7 घटा दी जाए तो ऊपर वाली निकल आएगी h-7। सिंपल सी बात है, बिल्कुल एकदम आसान बात है। तो यहां से देखो ध्यान दें, हमने सब कुछ लिख लिया। देखो अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमने लिख लिया कि ये AB भवन है, हमने लिख लिया CD केबल टावर है, इसमें कोई समस्या नहीं। AB के बराबर देखो चित्र में हमने लिख दिया CE है, और फिर हमने EDA निकाल ली कितनी, h-7। पूरी h है, h में से 7 घटा दिया तो h-7 लिख ली। सब कुछ लिख दिया हमने, चित्र में लिख लिया। यहां लिखने की बहुत ज्यादा अब आवश्यकता नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं, पहले यहां पर आ जाए, यहां इस वाले त्रिभुज की बात करें। अच्छा भाई, इसकी बात क्यों करें, इसलिए कि क्योंकि यहां पर ये वाली ऊंचाई वाली भुजा, इसको लंब कहेंगे, ये हमें प्रश्न में ज्ञात है, और एक कोण भी ज्ञात है। तो ये हम आधार भुजा बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये वाली भुजा बड़े आराम से कर सकते हैं। ABC समकोणीय त्रिभुज पहले ले लेते हैं। समकोणीय त्रिभुज यहां पर लें ABC, और इस समकोणीय त्रिभुज में यहां पर हम लिख दें tan 45 बराबर, क्या लिख दें भैया, tan 45। tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब AB है, आधार BC है। tan 45 को 1 कहेंगे, और ये आपकी 7 है, और बटे में BC ये हमें ज्ञात करनी है। अगर चाहें तो इस BC को हम x लिख सकते हैं। अगर BC को x लिख दें तो ये बटे में x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करने से x की वैल्यू 7 मीटर निकल आएगी, मतलब ये BC जो है वो 7 हो जाएगी। बच्चों आपको एक बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आएगी कि अगर ये 7 है, यहां से यहां तक हमने देखो कितनी निकाली, x की वैल्यू 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहां से यहां तक हमने इसको x माना है तो ये भी आपकी A से E तक पूरी x हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब देखो हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करने लगे, इस पर आ जाओ। किस वाले त्रिभुज की, समकोणीय त्रिभुज AED। AED इस वाले समकोणीय त्रिभुज में आ जाएं भाई। किसमें, देखो ध्यान दें, इस वाले त्रिभुज में। इसमें देखो ध्यान दें, ये 60 अंश का कोण है, ये आधार हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा। लंब और आधार में आपको पता है निश्चित रूप से tan संबंध लगाया जाता है। तो इस वाले त्रिभुज में हम लिख सकते हैं tan 60 बराबर, क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर, tan 60 बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान दें, लंब भुजा है DE, और बटे में जो आधार भुजा है वो AE है। कितनी है, लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, और DE की वैल्यू है h-7, तो यहां हम h-7 रख सकते हैं। और बटे में AE ये है x, देखो ध्यान दें ये क्या है, x। अब अगर यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h-7 और इधर बराबर में x इंटू √3 लिख दें, एकदम ठीक है। अब x की वैल्यू देखो हमने 7 पहले से निकाल के रखी है, इस x को यहां पर हमें प्रतिस्थापित करना है। x का मान यहां प्रतिस्थापित कर दें, तो यहां लिख दें x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। तो यहां से देखिए h-7 बराबर x का मान लिख दें 7, और ये √3 ज्यों का त्यों, ठीक है। अब h की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी है तो -7 इधर ले जाना पड़ेगा, प्लस का हो जाएगा 7, और ये देखो ये √3, ध्यान से चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहां लिख दें 7 इंटू √3 प्लस 7 लिख दें, माइनस का 7 इधर ले जाएं, प्लस का 7 हो जाएगा। और h बराबर यहां से 7 कॉमन मिलने पर हमें यहां से मिलेगा √3 + 1, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, क्या निकाला है, ये हमने निकाला है केबल टावर की ऊंचाई। h हमने मानी थी, जो हमने निकाली 7 इंटू √3 + 1। बाय द वे, कभी प्रश्न में ऐसा अगर प्रश्न में ऐसा कहता है कि √3 का मान इतना है, अगर इस प्रश्न में यहां दिया जाता कि √3 बराबर 1.732 होता है, तो फिर अगर दिया जाए तो इसकी वैल्यू आपको यहां रखनी है। बाय द वे ना दी जाए तो आपको इतना ही आंसर छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और यदि अगर प्रश्न में दिया जाए ऐसा कि √3 का मान 1.732, तो भैया आपको यहां फिर लिखना ही लिखना पड़ेगा। और 1.732 लिखने के बाद एक यहां जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ने के बाद 7 का गुणा करेंगे, तब आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है बात। और यहां पर तो दिया नहीं है, इतना ही छोड़ देना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश दिए गए हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए।
देखो हमने जैसा कि बताया कि आपको अच्छे से सवाल को पढ़ना है बस। अगर आपने सवाल पढ़ लिया और चित्र बना लिया तो फिर बिल्कुल आसान से आप कर सकते हो। ये प्रश्न बहुत बार आया है, 2020 में भी आया है, 2018 में भी आया है, ठीक है, इससे पहले तो बहुत बार आया ही है, ठीक है, तो करंट में भी आया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझो। लिखा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के क्या मतलब हुआ। देखो समझो, मान लेते हैं कि ये आपका कोई यूं ऐसे सड़क गया है ना, रोड गया है, रोड ये चला गया, ठीक है, ये मान लेते हैं सड़क की चौड़ाई है। यहां पर ये हुआ कि भाई एक कोई यहां पर है आपका, ये मकान बना दिया, ठीक है, इधर लो एक मीनार बना ली, समझना है बहुत ध्यान से, ठीक। ये आपका हो गया रोड, यूं ऐसे जा रहा रोड है ना, एक सिरे पर हमने यहां से एक मकान है और इसके दूसरे साइड पर सड़क के दोनों ओर की बात देखो, प्रश्न कह रहा है सड़क के एक ओर एक मकान है, ये इधर मकान बना लिया, और फिर इसके बाद कह रहा है सड़क के दूसरी ओर उधर की साइड क्या है, एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार के शिखर से, ध्यान से समझो, मीनार के, देखो यहां लिखा है मीनार के शिखर से, मतलब अगर ये मीनार है इसके शिखर से, यहां से क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, इससे मकान की छत देखो ध्यान दें, मकान की छत, इससे मकान की छत ये हो गई है ना, इससे मकान की छत को देखा जा रहा है, ऊपर से यहां से देखा जा रहा है मकान की छत। एक बार देखो हम थोड़ा सा नीचे, यहां से नीचे थोड़ा बना लें, यहां देखो, यहां से इस प्रकार से आपका यहां बना के इसको यहां बना लेते हैं, ठीक है, यहां देखो ये हो गया मकान, ये हो गई मीनार, और मीनार के छत से, मीनार के शिखर से, शिखर मतलब ऊपर से मकान की छत, ये मकान की छत है, और यहां से उसने मकान की छत को देखा, ठीक है, तो ऊपर से जब कभी कोई व्यक्ति देखता है तो अवनमन कोण बनता है, देखो क्षैतिज रेखा यहां पर यूं ऐसे बना लें, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा बना लें, तो ये कोण जो बना है वो अवनमन कोण, देखो मकान की छत और आधार, मतलब यहीं से उसने छत को देखा और यहीं से उसने आधार को देखा, ठीक है, ये इस तरीके से देखो उसने आधार को देखा, तो यदि उसने छत को देखा तब कोण कितना बना है, 45 अंश, ये कोण 45 अंश हो गया, और उसने जब आधार को देखा है तब ये कोण कितना बन गया, ये कोण आपका बना है 60 अंश, ठीक, ये कोण 60 अंश, देखो ध्यान से समझना, ये अगर 60 है तो बच्चों याद करिए, हमने अभी बताया था कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहां से देखो ध्यान दें, ये आपकी रेखा, ये समांतर रेखा है, देखो ये हमने जो डॉट डॉट करके बनाई है, ये रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा के समांतर बनाई जाती है, तो अगर ये रेखा इसके समांतर है और तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये वाला कोण अगर 60 है तो निश्चित रूप से ये भी 60 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दें, यहां से अगर हम डॉट डॉट करके एक रचना कर लें, यहां से इस प्रकार से, देखो ध्यान से, इस प्रकार से एक रचना कर लें, ठीक है, इस प्रकार से रचना कर लें, तो यहां से आपको ये दिखने को मिल रहा है कि अब ये रेखा इसके समांतर हो गई, अगर ये रेखा इसके समांतर हो गई तो अब देखो ये भी तो एकांतर कोण हो गए, ये 45 है तो यहां भी ये कोण 45 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब बिल्कुल एकदम आसान बात समझो, अब बिल्कुल आसान बात, आगे प्रश्न क्या कहता है कि यदि भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, ये आपका भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो प्रश्न कहता है कि इस मीनार की क्या ऊंचाई है, बस मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली है, ठीक है, ये टोटल ये मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने कितनी मानी है, h मान ली है। इतनी बात क्लियर। देखो अगर आपको चित्र समझ में आता है तो हमने बताया फिर बिल्कुल एकदम आसान सवाल हो जाएगा। ये आपका कोई मान लेते हैं ए बी, ये आपका कोई भवन है, ठीक है, ये क्या है, ये भवन है, ए बी आपका कोई भवन है, और इसके बाद ये आपकी कोई मीनार है, ये मीनार है जिसको हमने एच नाम दिया है, ए बी इसका नाम है, इसको यहां सी डी लिख दें, ठीक है, सी डी, और यहां पर हम ई नाम, यहां ई बिंदु डाल दें, ठीक। अब देखो, अब बिल्कुल वही चित्र जो अभी थोड़ी देर पहले आपका था, बिल्कुल एकदम सिमिलर सा लगने लग गया। यहां से यहां तक ये 10 है तो ये भी देखो 10 हो जाएगी, ध्यान से समझो, ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है, और ये पूरी कितनी है, पूरी को h माना है हमने, h में से अगर 10 कम कर दिया जाए तो यहां से h माइनस 10 ये आपकी रह जाएगी, h माइनस 10 ये हो जाएगी, ठीक है, h माइनस 10 मीटर ये दूरी रह जाएगी। अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट वाली बात नहीं, एकदम सारी बात क्लियर है।
इसमें यहां किसी को कोई समस्या वाली बात अब शायद नहीं लग रही होगी। एक बार फिर से समझें, ये भवन है 10 मीटर ऊंचाई का, ये मीनार है h मीटर इसकी ऊंचाई हमने मान रखी है, और प्रश्न कहता है कि मीनार के शिखर से, यहां से मकान के या भवन के कहें, ठीक है, यहां से मीनार के शिखर से भवन के छत को देखा जा रहा है और भवन के ही पाद बिंदु को देखा जा रहा है, या ये कहें कि आधार को, पाद बिंदु का मतलब क्या है, आधार को, इसकी छत को देखा जा रहा है और इसी के आधार को देखा जा रहा है। तो अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश बन रहे हैं। तो ये कोण 45 है, तो यहां से ये भी 45 होगा, यहां से ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। बस अब काम बिल्कुल एकदम सही है, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। अब हमें चाहिए h की वैल्यू। अब देखो यहां से यहां तक अगर हम चाहें तो इसको x मान लें, अगर ये x है तो यहां से बच्चों ये भी आपकी बिल्कुल x हो जाएगी, इसमें भी कोई डाउट अब नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहां से हमने BC को x मान लिया, तो अगर BC x है तो AE भी x हो जाएगा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो अब आते हैं यहां से BCD, ये आपको एक समकोणीय त्रिभुज यहां से उठाना है, समकोणीय त्रिभुज BCD। इस समकोणीय त्रिभुज में ध्यान से समझो, यहां से ये भुजा आधार कहलाएगी, ये भुजा लंब कहलाएगी। लंब और आधार में हमेशा के लिए याद रखना है tan संबंध आपको स्थापित करना है। तो आपको यहां लिखना है tan 60 बराबर, क्या लिखना है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब देखो DC है और आधार वाली भुजा BC है, tan 60 बराबर DC बटे BC। tan 60 की वैल्यू हमें √3 पता है, और DC कितनी है, यहां से पूरी ऊंचाई देखो, ये भवन जो हमने मीनार जो बनाया है इसकी ऊंचाई कितनी मानी है, h, ये हमें ज्ञात करनी है। तो DC बराबर हमने h माना है और BC को हमने x लिख लिया है, तो यहां x लिख लें, ठीक, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको x √3 बराबर h मिल जाएगा। तब x की वैल्यू h बटे √3 लिखनी है। चलो इस पर हम एक इक्वेशन का नंबर डाल देते हैं पहला, ठीक। इसके बाद देखो बच्चों, इस वाले ऊपर वाले समकोणीय त्रिभुज में हमेशा आपको देखो समकोणीय त्रिभुज ही लेना है, तभी जब समकोणीय त्रिभुज लेंगे तभी साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, याद रखना है। कभी दूसरे किसी त्रिभुज के लिए ऐसा कभी मत करना है, क्या क्या करना है, समकोणीय त्रिभुज के लिए ही हमेशा ये बातें अप्लाई होती हैं। जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये हमेशा समकोणीय त्रिभुज पर ही अप्लाई की जाती हैं। तो यहां से अब हमने देखो AED ये समकोणीय त्रिभुज ले लिया, कौन सा, समकोणीय त्रिभुज AED। इस वाले समकोणीय त्रिभुज में भी वही बिल्कुल वही काम करना है, कौन सा काम करना है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब वाली भुजा देखो DE है और आधार वाली भुजा AE है। देखो ध्यान से समझो, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब वाली भुजा जो DE है उसको हमें क्या लिखना है, h-10 लिखना है। ध्यान से समझो भाई, tan 45 का मान 1 और DE वाली भुजा को लिखना है h-10 और बटे में AE को देखो, AE को कितना माना है हमने, x, इसको x लिख लें, इतनी बात ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दें, h यहां से देखो इसको पहले लिख लेते हैं ना, इसको अगर पहले लिख लें या कोई बात नहीं किसी को लिख सकते हो, h-10 बराबर x ऐसे लिख लें, ठीक है। यहां से देखो h-10 और x का 1 में गुणा x हो जाएगा। अब यहां से x का मान समीकरण 1 से x का मान यहां रख दें, तो यहां लिख दें समीकरण 1 से x का मान समीकरण, यहां पर इस पर भी दूसरा नंबर डाल देते हैं 2 में रखने पर, ठीक है, दूसरे वाले नंबर में यहां रख लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो h-10 बराबर x का मान कितना लिखेंगे, h बटे √3 लिखना है, ठीक। अब देखो बस इसको हल कर ले, x की वैल्यू, h की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी जो कि हमसे पूछी गई थी। तो यहां पहले √3 हटाएं, √3 यहां भाग में है तो इधर अगर पक्षांतर करेंगे तो √3 का h में भी गुणा हो जाएगा और 10 में भी √3 का गुणा हो जाएगा और बराबर में h, ठीक है। इस h को इधर ले आएंगे तो √3h माइनस में h बराबर में 10 इंटू √3 लिखना है, ठीक। ये माइनस का है ना, तो अगर माइनस वाली संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगी। तो यहां से इन दोनों जगह से देखो h कॉमन ले सकते हैं, यहां से √3 और यहां से -1 बराबर में 10 इंटू √3 यहां लिख लें, ठीक। एक बार फिर से समझो, यहां से h दोनों जगह से हमने h कॉमन लिया
तो यहां बच गया √3, फिर ये देखो माइनस, यहां से h कॉमन चला गया तो यहां से 1 बचा, बराबर में 10 इंटू √3। अब बस h बराबर निकालोगे तो ये गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। यहां पर आपको लिखना है h बराबर 10 इंटू √3 और यहां से बटे में लिखना है √3 - 1। वैसे तो आंसर यही है, लेकिन बच्चों याद रखिए कभी भी हर में जो संख्याएं अगर वर्गमूल में घनमूल में लिखी तो हर का परमेयीकरण कर दिया जाता है, तब आंसर अच्छा लगता है और उसी को हम शुद्ध आंसर मानते हैं। तो यहां से √3 - 1 जो लिखा है, इसका अगर हर का परमेयीकरण करें तो हमें इसकी संयुग्मी संख्या से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। √3 + 1 का ऊपर गुणा कर दें और उतना ही हम नीचे, मतलब गुणा जितने का करें उतने का ही हम भाग कर दें, तो वो यहां कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो h बराबर हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, 10 इंटू में √3 जो लिखा है, √3 का √3 में गुणा जब कर देंगे तो पूरा 3 बन जाएगा, ठीक है, और प्लस √3 और नीचे बटे में देखो ध्यान दें, यहां पर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो वर्गांतर से पहला पद ऋण दूसरा, पहला पद प्लस दूसरा बराबर पहले पद का वर्ग, मतलब पूरा 3 - 1 का वर्ग 1। क्लियर? तो अब यहां से देखो 2 बचेगा, h बराबर हमें मिल जाएगा कितना, देखो 2 से इसको काटोगे 5 बार कटेगा, 5 इंटू में 3 प्लस √3 लिख दें, बस यही आपका आंसर है, यही बिल्कुल एकदम शुद्ध आंसर। ठीक है, तो ये हमसे जो पूछी गई थी मीनार की ऊंचाई, वो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 5 इंटू 3 प्लस √3। ठीक है, हमने जैसा कि अभी बताया था कि अगर √3 का मान प्रश्न में देता है तब उसको आपको यहां रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है, बस यूं ही छोड़ देना है। तो ये आपको लिखना है h बराबर 5 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस √3। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई है। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो यहां से हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछें। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है समान ऊंचाई के 2 स्तंभ, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं, तो स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई बताओ। क्या आपने समझा क्या लिखा है? बहुत अच्छे से देखो, हमने कहा कि इसको रीड पहले करना है, बहुत अच्छे से समझना है। लिखा है समान ऊंचाई, मतलब समान ऊंचाई के स्तंभ हैं, 2 स्तंभ, 2 स्तंभ समान ऊंचाई के। ठीक, आगे लिखा है 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। ये दोनों जो स्तंभ हैं वो 100 मीटर चौड़ी सड़क है उसके दोनों ओर स्थित हैं। प्रश्न कहता है, देखो ध्यान से समझो, ये मान लेते हैं कि 100 मीटर चौड़ी आपकी कोई रोड है, 100 मीटर चौड़ी। ठीक, यहां पर एक आपका कोई स्तंभ गड़ा है, मान लेते हैं कि बत्ती का खंबा है, लाइट का खंबा है ये यहां पर। ठीक है, जितनी ऊंचाई का ये है उतनी ही ऊंचाई का दूसरा, ये आपका दूसरा खंबा है यहां पर। 100 मीटर चौड़ी ये आपकी सड़क है ऐसी। ठीक है, और यहां पर एक स्तंभ गड़ा हुआ है बत्ती का पोल, और यहां भी ये आपका एक बिजली का पोल गड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा बहुत ठीक है, यहां पर दोनों ये स्तंभ बराबर बराबर समान ऊंचाई के, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। इतनी बात ठीक है। आगे, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। फिर से समझो, बहुत ध्यान से समझो, सड़क के बीच, सड़क का बीच वाला ये हिस्सा हो गया है ना, यहां से इसके बीच में कोई एक बिंदु है जो इन दोनों स्तंभों से 60 अंश का और 30 अंश का कोण बनाता है। बच्चों यहां पर मान लेते हैं, देखो अगर ये बीचों बीच कोई बिंदु है, ध्यान से समझना, अगर ये बिंदु बीचों बीच है तो जितना यहां कोण बनेगा बिल्कुल ठीक उतना ही यहां बनेगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां समान है। और यहां पर एक जगह 30 बन रहा है, एक जगह 60 बन रहा है, दूसरे खंबे पर 30 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये बीचों बीच बिंदु नहीं है, सड़क के मध्य बिंदु पर नहीं है। सड़क के मध्य में तो है, मध्य बिंदु नहीं, मतलब बीच में तो है कहीं लेकिन मध्य बिंदु पर नहीं है। तो हमने मान लिया कि यहां पर कहीं इस जगह पर ये आपका कोई एक बिंदु है जिससे इस वाले खंबे पर कोण बन रहा है। देखो यहां पर ये वाले खंबे पर कोण बन रहा है वो 60 अंश का कोण है, और इधर इस वाले खंबे पर जो कोण बन रहा है वो आपका 30 अंश का है। बच्चों यहां पर ऐसा हमने क्यों बनाया कि इधर हमने 30 बना दिया, इधर 60 बना दिया, ऐसा क्यों कर दिया? देखो ध्यान दें,
देखो ध्यान से समझना है, ये जितनी दूरी कम होती है उतना ही कोण बड़ा ऊंचा होता है। और आगे आओगे ये 70 अंश का हो जाएगा, 90 अंश का, देखो यहां पर 90 अंश का हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते कि ये दूरी आपकी अगर कम है तो ये कोण बड़ा हो जाएगा, ये दूरी इससे ज्यादा है, ये देखो ज्यादा दूरी है तो ये कोण आपका कम हो जाएगा। यहां से ये कोण 30 अंश है और ये कोण 60 अंश है। प्रश्न कहता है कि ये पहला खंबा है, इस पर 60 अंश का कोण बन रहा है, दूसरे खंबे पर इधर हमने 30 अंश का बना दिया। ठीक, तो अगर ये बिंदु कहीं यहां पर हम बनाते तो इधर 60 बनाते, इधर 30 बनाते, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो हमने यहां पर मान लिया कि ये आपका P बिंदु है। ठीक, 100 मीटर चौड़ी आपकी कोई ये रोड है, यहां से यहां तक 100 मीटर चौड़ाई की, और ये आपका एक खंभा AB हो गया और इधर एक खंभा का है, स्तंभ का है, एक ही बात है, इधर हमने CD मान लिया। ठीक, इनकी दोनों की ऊंचाइयां समान है और अगर इसको हम H लिख दें, इसकी ऊंचाई H है तो निश्चित रूप से इसकी भी ऊंचाई आपको H ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रश्न कहता है कि दोनों की ऊंचाइयां समान है। इतनी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक, अब देखो बिल्कुल सरल सरल सी बात पूछी गई है आपसे। प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं कि ये P बिंदु की स्थिति बताओ। P बिंदु की स्थिति का मतलब ये कि P बिंदु कहां पर है, इस खंबे से कितनी दूरी पर है, इस खंबे से कितनी दूरी पर है, ये P बिंदु, इसको बताना है। और खंबे की ऊंचाई कितनी है, बस ये बताना है। दोनों बातें बतानी है कि खंबे की ऊंचाई बता दो और इस P बिंदु की इस खंबे से कितनी दूरी है, P बिंदु की इस खंबे से कितनी दूरी है, ऐसा बताना है। इतनी बात फाइनल। अब तो आप बिल्कुल एकदम आसान सी बात लगने लगी कि भाई यहां से यहां तक टोटल मिला के अगर ये 100 मीटर है, मान लेते हैं कि पहले वाले खंबे से P बिंदु की दूरी x है। कितनी है, x मीटर। इस AB खंबे से P बिंदु की दूरी अगर x मीटर है तो निश्चित रूप से पूरी 100 है, 100 में से x घटा दो तो ये दूसरे वाले खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी दूसरे वाले खंबे की दूरी। बिल्कुल फाइनल। यहां से यहां तक पूरी 100 है और यहां से यहां तक ये x है। अगर ये 100 में से x घटा दिया जाए तो यहां पर 100 माइनस x बचेगी, मतलब ये P बिंदु की इस दूसरे खंबे से जो दूरी है वो 100 माइनस x हो जाएगी। बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखो आपको क्या करना है, एक समकोणीय त्रिभुज यहां पर लेना है ABP। इस समकोणीय त्रिभुज ABP में यहां पर हमें लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे आधार, इसमें लंब है AB और आधार वाली भुजा है BP। इतनी बात ठीक है, लंब बटे आधार। अब यहां से देखो tan 60 का मान √3 होता है, AB का मान h होता, यहां पर है, हमने इसको h मान लिया है और बटे में ये इसको x माना है तो हम इसको x लिख लें। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इंटू √3 बराबर h लिख दें और x बराबर h बटे √3 लिखना है। ठीक है, इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में बिल्कुल एकदम स्पष्ट आ गई। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद की समस्या है तो देखो वहां से निपटा देते हैं। यहां देखो इस वाले त्रिभुज की बात करने लगे, इसमें देखो ध्यान से। अब इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। क्या नाम है इस त्रिभुज का, इसका नाम है DCP। क्या नाम है, DCP। इस समकोणीय त्रिभुज में देखो ध्यान दें, इसमें भी बिल्कुल वही tan निष्पत्ति लगाना है, क्योंकि ये लंब भुजा और आधार भुजा हमें पता होती है। जहां भी लंब और आधार की बात करें तो उसमें आपको tan लगाना है। तो यहां लिखना है tan 30, देखो थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब वाली भुजा है DC और आधार वाली भुजा है PC। ठीक है भाई, tan 30 का मान लिख दें 1 बटे √3 और DC वाली भुजा h लिख दें और बटे में PC वाली भुजा को लिखेंगे 100 माइनस x। बता दो भाई, किसी को कोई डाउट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यहां से ये हो जाएगा h इंटू √3 बराबर में 100 माइनस x। यहां से देखिए x की वैल्यू हमें यहां रखनी है, बस समझो आंसर हमें मिल जाएगा h इंटू √3 बराबर 100 माइनस x, और x को क्या लिखोगे, h बटे √3 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि x बराबर कितना है, x बराबर h बटे √3 है, वो हमने यहां से देखो x की वैल्यू रख दी। बस h को यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। √3 पहले यहां से हटाएं तो √3 का यहां गुणा होगा, यहां भी गुणा होगा, है ना। √3 भाग में है तो इधर पहुंचाओगे तो यहां देखो 3h लिख दें, डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, √3 का √3 में गुणा कितना लिखोगे, 3, तो यहां से ये हो जाएगा 3h और बराबर यहां से देखिए 100 में √3 का गुणा कर दें और माइनस में h। क्लियर, इस h को इधर ले आओ,
इस H को इधर ले आओगे तो यहां देखो माइनस का है ना, इसमें जुड़ जाएगा 3H में एक H और जुड़ जाएगा, 4H हो जाएगा। तो 4H बराबर आपको लिखना है 100 इंटू √3। बस H की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 100 √3 बटे में 4। यहां से कितनी बार कटेगा, 25 चौको 100, 25 √3 मीटर। ये हो गई खंभे की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। जो आपके समान ऊंचाई के स्तंभ थे उनकी ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई समान होगी, दोनों स्तंभों की इतनी ही ऊंचाई लिखनी है, 25 √3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है स्तंभ की ऊंचाई 25 √3 मीटर। और साथ साथ ये P बिंदु की भी स्थिति पूछी गई है कि P बिंदु पहले खंभे से कितनी दूरी पर है। तो इस H का मान, ये H का मान आपको यहां लिखना है। देखो ध्यान दें, ये BP जो पूछी गई है, BP है ना, तो BP बराबर है कितना, BP बराबर x है, x का मान है h बटे √3 और h की वैल्यू हमने यहां से निकाली है 25 √3 और नीचे बटे में 3 जो लिखा है √3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 25 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 25 मीटर। BP मतलब पहले वाले स्तंभ से P बिंदु की दूरी कितनी है, 25 मीटर। तो दूसरे वाले स्तंभ से इस P बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 - 25। याद करो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 25 हमने निकाली है। तो आपको यहां लिखना है, पहले यहां ऐसे लिख दें, पहले स्तंभ की P बिंदु से दूरी है ना, P बिंदु से दूरी बराबर कितनी लिखनी है, 25 मीटर। और दूसरे स्तंभ से P बिंदु की दूरी बराबर लिखनी है 100 - 25 बराबर कितना लिखना है, 75 मीटर। ठीक, ये आपको देखो आंसर में देना है। क्लियर बात। और ये आपकी देखो, ये काय की ऊंचाई आ गई, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी लिखनी है, 25 मीटर लिखनी है। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो इसको नोट करें, आगे देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, कुछ और 4 प्रश्न यहां पर देखो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनको आप विशेष गौर से बहुत अच्छे से आपको रीड करना है और फिर इसके बाद इनके फिगर बना के इनको सॉल्व करना है। आपके लिए ये काम है, इसको हमने होमवर्क आपके लिए दिया है। ठीक है, आप बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, जो भी हमने आपके अभी सवाल करवाए हैं उन सभी को अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो अब इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीट करके, बार बार करके, है ना, इसलिए इनको आप करना ही करना है आपको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रश्न कंप्लीट कर लिए और इसके साथ साथ जो अभी हमने प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं वो कर लिए, तो अब हम ये मानते हैं कि आपको शायद ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी, सारा कुछ इसमें आपको आ गया है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट। यहीं से इसी वीडियो से आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा, एकदम 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कर लें और इसके बाद फिर जो भी आपके देखो इसके आगे अब आपको एक एक करके सारे प्रश्नों को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम भी कम हो गया है। ठीक है, एक एक करके नहीं पढ़ाना है, बल्कि पूरे ऑल ओवर चैप्टर को बिल्कुल एक वन शॉर्ट वीडियो के तरीके से सारे आपके चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, बस इनको आप मजे से पूरे करते जाओ एकदम बढ़िया से, तो मेरा आपसे वादा है कि आप पूरा एकदम 100 to 100 कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर लाइक कर दें, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का अब ये परिवार 10K में पहुंचने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को पहुंचाओ ताकि उनका भी भला हो सके और साथ साथ आप लोगों का परिवार भी बढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।